मैं हूं आपकी होस्ट उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। हम बात करेंगे कुछ बीमारियों की, जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड एक्सेट्रा, और इन सब बीमारियों का एक दूसरे से क्या। मेरे साथ है मेरी को-होस्ट रूही परवेज और हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। We have with us Dr. Rajesh Kesari, who is Director and Consultant Diabetologist, Total Care Control Diabetes Care Center. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत शर्मा, who is Director Bariatrics and Minimal Access Oncosurgery, मीनाक्षी हॉस्पिटल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर राजेश आपसे। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज एक बेहद आम प्रॉब्लम है और स्पेशली इंडिया में इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है और किन लोगों को इसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। देखिए, जैसे आपने नाम बताया डायबिटीज मेलाइटिस का अगर अनुवाद करें तो इसका मतलब ये है कि रस की वर्षा। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके अंदर खून में शर्करा या चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चीनी या ग्लूकोज हमारे शरीर के काम करने के लिए ईंधन है। हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम सपना लेते हैं, हम कुछ भी करें हमें ऊर्जा चाहिए। जैसे लाइट, पंखा, गाड़ी के लिए ईंधन चाहिए, तेल चाहिए, बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वैसे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये जो ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमें देता है वो है ग्लूकोज। ये हमारे शरीर में आता है खाने के जरिए। हम जो भी खाते पीते हैं उससे ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं केवल ग्लूकोज के रूप में। जो हमारे शरीर में जो कोश होते हैं, सेल होते हैं, वो उस ग्लूकोज को यूज करके अपने सारे तरह तरह के काम करते हैं। दिल धड़कता है, आंखें देखती हैं, दिमाग काम करता है। तो इसके लिए बॉडी ने एक बहुत एलैबोरेट और इंट्रिकेट सिस्टम बनाया है कि ये ग्लूकोज हमारे शरीर में हमेशा रहे। क्योंकि एक सेकंड के भी अगर लिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो दौरे पड़ने लग जाते हैं, हम काम नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, बेहोश हो जाते हैं। तो उसको हमेशा एक नियंत्रण में मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसमें जैसे ही खाना आप खाते हैं उसकी पाचन क्रिया होती है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती है और उसको कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है और वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को शरीर में जितने भी सेल्स हैं उसमें स्टोर कर लेती है। खास तौर पे लीवर के सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, तो वो उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं कि वो बाद में हमारे काम है। क्योंकि खाना तो हम दिन में 3-4 बार खाते हैं, हमेशा तो खाते नहीं है। लेकिन जब इस स्टोरेज की प्रक्रिया में कोई गलती हो जाती है, गलत प्रकार से काम करने लगे, तब फिर होता है डायबिटीज कि हम उस ग्लूकोज को सही से स्टोर नहीं कर पाते। उसकी मुख्यतः वजह ये होती है कि इंसुलिन जो हमारे शरीर में बन रही होती है, जो पैनक्रियास बनाता है, टाइप 2 डायबिटीज में वो इनइफेक्टिव होती है। बनती तो है लेकिन काम नहीं करती, और टाइप 1 डायबिटीज में वो बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, वो इनइफेक्टिव हो जाए, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और जब ब्लड में ग्लूकोज हमेशा बढ़ा रहे तो होता है डायबिटीज। और ये ग्लूकोज हमारा ईंधन है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो एक प्रकार का जहर बन जाता है, ये टॉक्सिक हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक होता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, आंखों का पर्दा खराब हो जाता है, रेटिनोपैथी होती है, नर्व खराब हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव काटने की नौबत आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिससे बचने के लिए हमें हमेशा और हमेशा अपना ग्लूकोज कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर भगवान न करे किसी को डायबिटीज हो गई है तो उसको हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। जी तो राजेश, इससे मिलता जुलता सवाल है मेरा डॉक्टर विक्रांत आपसे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी किन कारणों से, वैसे तो डॉक्टर राजेश ने बताया, मैं चाहती हूँ थोड़ा विस्तार में बताएं कि व्हाट कॉजेज डायबिटीज, और जो 1 डायबिटीज होता है या टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ डॉक्टर केसरी ने बताया,
थोड़ा सा मैं मतलब कि बस ये है कि इलेबोरेट ये कर दूं कि टाइप 1 डायबिटीज देखा जाता है ज़्यादातर, ये जन्मजात रूप से ज़्यादातर होता है और यंग एज में ज़्यादा देखा जाता है। इसके अंदर या तो किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण या एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो है शरीर के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, जैसे कि डॉक्टर केजरी ने बताया, जो पेनक्रियाज है उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन की मात्रा जितनी पर्याप्त होनी चाहिए ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, वो ही कम बनता है। तो और जबकि हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसके अंदर इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर इंसुलिन का हमारे शरीर में रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में होने के कारण भी जो है रेजिस्टेंस होने के कारण वो अपना काम नहीं कर पाता है, जो कि उसका काम है लिवर में, स्केलेटल मसल में शुगर को ब्लड से लिवर में पहुंचाना, मसल्स में पहुंचाना, ताकि वहां पे एनर्जी का ढंग से उपयोग हो सके। तो इस जो ये जो शैली होती है, जो कार्य होता है, ढंग से हो नहीं पाता है और इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। अब ये किन लोगों में देखा जाता है? देखिए, डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। डायबिटीज यदि जो लोग रिस्क पे रहते हैं, जैसे अगर किसी के परिवार में डायबिटीज हुआ है, ठीक है, अगर किसी के परिवार में किसी फैमिली मेंबर को टाइप 1 डायबिटीज है, तो बचपन के अंदर ही उस परिवार के अंदर जो छोटे बच्चे हैं 10 साल में, 15 साल, 14 साल, 15 साल तक की उम्र के अंदर ये दिख जाता है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो वो इस चीज को लेके रिस्क फैक्टर पे रहते हैं। दूसरा, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होती है, उसके कारण शरीर जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि नॉर्मल चीजों के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते करते अपने शरीर के बीटा सेल्स को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज का कारण बनती है। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा जाता है कुछ लोग जगह पे, जहाँ पे जेनेटिकली ये टाइप 1 डायबिटीज, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन है, वहां पर टाइप 1 डायबिटीज की प्रेवलेंस ज्यादा है। हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो जनरली 35 इयर्स के बाद में देखा जाता है लोगों के अंदर। और इसके अंदर भी फैमिली हिस्ट्री अगर है किसी की, कि घर में किसी को है, तो उसी को 35 साल वर्ष के बाद में टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मोटापे के कारण भी होता है, वेट गेन करने के कारण होता है, स्टीरॉयड के कारण होता है, और खाने पीने के वजह से भी होता है। तो बहुत सारे कारणों से टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसके अंदर इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद वो ढंग से काम नहीं कर पाता है, और रेजिस्टेंस होने की वजह से वो शरीर के अंदर अपना पूरा काम न करने के कारण ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर विक्रांत, आपने काफी डिटेल में बताया कि डायबिटीज आखिर क्यों होती है। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर राजेश आपसे कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या कैसे होता है? अगर ये एक बार किसी को हो जाए, क्या लाइफ टाइम उसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये सवाल हर उस व्यक्ति के जहन में आता है जिसको कभी पता चलता है कि मुझे डायबिटीज हुआ है। तो सबसे पहले तो लोगों को शॉक होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। लोग विश्वास नहीं करते कि मुझे डायबिटीज हुआ, मुझे डायबिटीज क्यों हुआ, मुझे तो डायबिटीज हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले डायबिटीज का जब इलाज करते हैं, मैं ये 2 प्रकार की डायबिटीज, जैसे डॉक्टर विक्रांत ने बताया, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये 2 अलग-अलग डायबिटीज हैं, इनका इलाज बिल्कुल अलग रूप से होता है। टाइप 2 डायबिटीज, करीब जितने भी डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें 95% मरीज जो है वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। तो ईश्वर की दया से टाइप 2 डायबिटीज मरीज ज्यादा होते हैं, लेकिन इनका आधा इलाज सरल होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होते हैं, करीब 3 से 5% मरीज जो है टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं, लेकिन उनका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। पहले हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की। तो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जो हैं, उनमें जो बेसिक पैथोलॉजी, या जो बेसिक खराबी जिसको हम कह सकते हैं शरीर में है, वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका अर्थ ये है कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है। ये इंसुलिन वो चाबी है जो हर शरीर के सेल में लग के उसका दरवाजा खोलती है और ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर जाता है। तो बिना इसके शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती, और ये बनाती है हमारी पैनक्रियाज। उसमें एक फैक्ट्री होती है बीटा सेल, वो बनाते हैं। तो वो चाबी तो बनाते हैं डायबिटीज के मरीज में, टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में, लेकिन वो चाबी काम नहीं करती। मान लीजिए कि वो आप ताले में चाबी डाल रहे हैं, वो ताले के छेद में नहीं जा रही है, उसके राइट लेफ्ट में जा रही है, और वो सेल में नहीं जाती, इंसुलिन अपना काम नहीं करती। तो एज ए रिजल्ट ज्यादा इंसुलिन बनाती पड़ती है पैनक्रियाज को। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही।
तो शरीर को और सेल्स की मदद करने के लिए कुछ गोलियां दी जाती हैं। गोलियां या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कम करती हैं, कि मतलब कि वही चाबी जो इंसुलिन शरीर बनाता है वही ज्यादा काम करने लगती हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो पैनक्रियाज को लिटरली निचोड़ कर उसमें से थोड़ी ज्यादा इंसुलिन बनाती है। ये गोलियां होती हैं। आजकल कुछ और नई दवाइयां भी आई हैं जो यूरिन के जरिए जो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में होता है उसको निकाल देती हैं और ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की दवाइयां होती हैं जो ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज हो गया है तो ये दवाइयां बराबर लेनी पड़ती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज का कोई अभी तक इलाज नहीं है। जड़ से खत्म करना अगर ये बीमारी हो जाए तो एक प्रकार से नामुमकिन है, क्योंकि ये बीमारी हमें तभी पता चलती है जब शरीर के करीब 50% पैनक्रियास के बीटा सेल नष्ट हो चुके हैं। जब वो आधे से ज्यादा नष्ट हो जाते हैं तभी हमारी शुगर ज्यादा बढ़ती है कि हमें पता चले। तो उसके बाद उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है तो मान लीजिए आपको दवा, कोई ना कोई इलाज, या वजन कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब डायबिटीज के इलाज के अलग अलग पहलू हैं। ये आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपको बीमारी हो गई है तो आपने इलाज शुरू कर दिया और अगर इलाज रोका तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए कि ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती। ये टाइफाइड, टीबी, ये कैंसर जैसी बीमारी नहीं है कि एक बार इलाज कर दिया तो बीमारी एकदम ठीक हो गई, जड़ से चली गई और दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमें शुगर नियंत्रित करने के लिए, जिस प्रकार ब्लड प्रेशर नियंत्रित करते हैं, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करते हैं, जैसे उसको मैनेज करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ दवाई लेनी आवश्यक होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि एक ही दवा जिंदगी भर काम नहीं करती, क्योंकि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, वो समय के साथ बढ़ती जाती है। तो कुछ समय बाद पैनक्रियास और कम कम काम करती है, तो वो दवा आपको हो सकता है उस दवाई की डोज बढ़ानी पड़े, या अगर वो दवा बिल्कुल काम नहीं करती तो हो सकता है आपको दूसरी दवा लेनी पड़े। कुछ समय बाद, आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में 7 से 10 साल बाद पैनक्रियास में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो उनको इंसुलिन लेना शुरू करना पड़ता है। तो अगर किसी डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इंसुलिन से कोई नशा नहीं होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आपके डॉक्टर बोले तो मना मत करिए, और किसी वजह से ना चाहें तो इंसुलिन रोकी भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इंसुलिन ले ली तो आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। ऐसा ही डायबिटीज की गोलियों के लिए भी है। अगर आपको कोई दवाई लेनी पड़े तो उसको बाद में बंद भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका वजन बहुत ज्यादा हो, जैसे आपको डॉक्टर विक्रांत आगे जरूर बताएंगे, अगर बहुत ज्यादा वजन था उसको कम कर दिया बैरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद, तो हो सकता है सारी दवाइयां बंद भी हो जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उनके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, तो वो जिंदगी भर इंसुलिन पे निर्भर है। उनको 3 बार से 5 बार, 6 बार, 7 बार दिन में इंसुलिन लेनी पड़ेगी, या वो इंजेक्शन के जरिए लेनी पड़ेगी या इंसुलिन पंप के जरिए लेनी पड़ेगी। आजकल इंसुलिन के पैच भी आ रहे हैं, तो तरह तरह के यंत्र हैं जिससे वो इंसुलिन लेते हैं, लेकिन वो लेना आवश्यक है। उसके बिना जिंदगी का प्रवाह नहीं हो सकता टाइप 1 डायबिटीज के मरीज में। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के मरीज एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल करके और कुछ दवाइयां लेके या ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन लेके अपनी शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी, डॉक्टर राजेश ने बताया कि कैसे इन्होंने पॉइंट बोला कि वजन का भी कहीं ना कहीं, ज्यादा वजन का भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है डायबिटीज में। तो इससे मिलता जुलता सवाल है मेरा डॉक्टर विक्रांत आपके लिए, कि हम अक्सर कहीं पढ़ते आए हैं कि बेली फैट से थोड़ा डायबिटीज रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सो सिंस आप बैरियाट्रिक सर्जन भी हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताइए कि क्या हमें चिंता करने की जरूरत है अगर किसी कोई ओबेसिटी है किसी को, या मोटापा है, तो प्लीज आप हमें बताएं। हाँ जी बिल्कुल। ये एक आजकल रिसेंट टाइम्स के अंदर एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है, बिकॉज डाइटरी हैबिट जो है वो ज़्यादातर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देख रहे हैं और वेस्टर्न फूड चेन्स यहाँ पे आती हैं, और जंक फूड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से, प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हर चीज़ के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप पहले देखें 70s 80s में, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी, मतलब मोटापा, दोनों साथ साथ चीज़ें इतनी प्रेवलेंट नहीं थी, बिकॉज पहले भारत को एक कुपोषण का देश माना जाता था 1975 का, अगर हम डेटा निकाल के देखें तो। और अगर हम आज की बात करें तो
अधिक वजन वाले लोगों की संख्या इंडिया के अंदर वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है, और बाय 2025 हम चाइना और यूएस, जो कि हमारे से ऊपर हैं अधिक वजन वाले लोगों के अंदर, मोटापे वाले लोगों के अंदर, हम चाइना और यूएस को भी पार कर जाएंगे 2025 तक। तो डेफिनेटली ये जो बेली फैट की आपने बात करी है, बेली फैट जो है अगेन एडिपोज टिश्यू ज्यादा होने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से ग्लूकोज जो इंसुलिन है अपना पर्याप्त मात्रा में काम नहीं करता है। प्लस अगर साथ ही में अगर उसको फैमिली हिस्ट्री भी है, शायद परिवार में किसी और को भी टाइप 2 डायबिटीज है, और परिवार में जो उनके रिलेटिव हैं, फर्स्ट रिलेटिव, ज्यादातर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव लाइक मदर फादर, उनको डायबिटीज है और उनका भी वजन ज्यादा है, तो फिर बच्चे को 35 साल की एज के बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने का डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाएगा, बिकॉज एडिपोज टिश्यू से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और इंसुलिन ग्लूकोज को लिवर के अंदर नहीं पहुंचा पाता है। दूसरा, ज्यादा वजन होने के कारण, बेली फैट ज्यादा होने के कारण जो है वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो भी डिरेंज रहते हैं, और उनके डिरेंज रहने से जो इंसुलिन की एफिनिटी होती है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड में घूमते हुए ग्लूकोज को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, या तो लिवर या स्केलेटल मसल्स। लेकिन जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल घूमता है, ट्राइग्लिसराइड्स घूम रहे हैं, उनका काम होता है इस काम को रोकना। वो उनकी एफिनिटी लिवर के लिए, मसल्स के लिए ज्यादा होती है, और बजाय कि ग्लूकोज को ब्लड से निकालने के, वो अपना फैटी एसिड जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, उनको लिवर में पहुंचाने का काम ज्यादा अच्छे से करते हैं, जिससे फैटी लिवर भी होता है और डायबिटीज भी कंट्रोल में नहीं होता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली मोटापा जो है उसके कारण मरीज एक विशियस साइकिल में फंस जाता है, गोल गोल घूमने लगती है उसका मेटाबॉलिज्म, और उसका वजन भी बढ़ता जाता है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं आ पाती। जी, आप दोनों ने काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि डायबिटीज क्यों होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजेश से है। सर, थायराइड क्यों होता है? अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज के साथ हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो जाए तो क्या होता है? क्या इन दोनों बीमारियों में कोई कनेक्शन है? जी हाँ, इन दोनों बीमारियों में कनेक्शन है। खासतौर पे जो आपने बिल्कुल सही बोला, हाइपरथायराइडिज्म। अब थायराइड की बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं, मतलब 2 रिजल्ट होते हैं थायराइड की बीमारियों के। एक बीमारी होती है हाइपोथायराइडिज्म, जो बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है। आमतौर पे जब लोग थायराइड की बीमारी के बारे में बात करते हैं, मरीज आके बोलते हैं मुझे थायराइड है, तो बोलते हैं मुझे थायराइड है। थायराइड एक्चुअली एक बीमारी नहीं होती। थायराइड एक ग्लैंड होती है, एक मांस की झिल्ली जितनी बहुत सूक्ष्म एक ग्लैंड होती है, वो यहाँ पे होती है, गर्दन में यहाँ पे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करती है। हार्मोन एक केमिकल होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर की को काम करने में, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये थायरोक्सिन समझिए कि हमारे शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी अलग अलग सेल्स होते हैं, सब में जाता है। ये यहाँ से निकलता है और हमारे खून में जाता है, और खून के साथ साथ ये केमिकल सारे शरीर के हर सेल में जाता है, और ये हमारी बॉडी का पेस सेटर होता है। मतलब एक प्रकार के हमारी शरीर की घड़ी होती है। अब ये घड़ी अगर तेजी से चलने लगे तो आपको पता है सब चीजें तेज तेज चलेंगी, तो ऐसे ही हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म तेज से चलता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डाइजेशन तेज होता है, तो आदमी एंग्शियस होता है, नर्वस होता है। ये होता है हाइपरथायराइडिज्म बीमारी में, जब ये हमारी थायराइड ग्लैंड ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन बनाती है। इसकी वजह क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बीमारी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और कॉमन है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी में इस ग्लैंड से जो थायरोक्सिन बनती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, वो कम मात्रा में बनाती है। तो जब वो कम मात्रा में बनाती है तो हमारे शरीर में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है और जितने भी शरीर में प्रक्रियाएं चलती हैं वो कम हो जाती है। हमारी शरीर की घड़ी मान लीजिए धीरे चलने लगती है, तो क्या होता है कि हम एनर्जी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते, हमारा वजन बढ़ने लगता है, हमारे दिल की धड़कन कम होने लगती है, दिल जो है धीरे से धड़कता है, नींद ज्यादा आती है, और वजन बढ़ने लगता है, शरीर में पानी जैसी चीजें जमा होने लगती हैं, सूजन होने लगती है। ये सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, तो हाइपोथायराइडिज्म में ये ऐसा होता है। और दोनों बीमारियां क्यों होती है? अभी जो ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म
इस समय हमारे देश में पिछले कुछ सालों में है, इसकी वजह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि शरीर में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं, कुछ एंटीबॉडी बनती है जो हमारी इस थायराइड ग्लैंड को नष्ट करती है। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो थायरॉक्सिन बनाते हैं, उसको नष्ट करती हैं, तो पर्याप्त मात्रा में बना नहीं पाती, इसीलिए थायरॉक्सिन की कमी होती है। इसीलिए अल्टीमेटली हाइपोथायराइडिज्म होता है और वो सब जो हम चीजें देख रहे हैं, जो साइड इफेक्ट देख रहे हैं, जिनकी मैंने चर्चा की, वो होती है। ये होता है हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म अलग-अलग वजह से होता है, लेकिन ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ये बहुत कम लोगों में होते हैं। लेकिन इसमें होता है कि एक प्रकार की एंटीबॉडी बनती है जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड को ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है, उसको गलत सिग्नल देती है, तो वो ज़्यादा केमिकल बनाने लगती है। तो वो ज़्यादा केमिकल बनाने से ये होता है कि वज़न बहुत कम होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने लगती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब डायबिटीज़ और थायरॉइड की बीमारियों का क्या कनेक्शन है? टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और हाइपोथायराइडिज्म ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दरअसल में बात ये है कि ये दोनों बीमारियाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा लोगों को होती हैं। अभी हमारे देश में अगर देखें तो बड़े शहरों में 10 से 12% लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होगी और थायराइड की बीमारी भी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। इसीलिए ये बीमारी एक साथ बहुत सारे मरीजों में देखने को आती है। लेकिन एक खास संबंध है टाइप 1 डायबिटीज़ और हाइपरथायराइडिज्म में खासतौर पे ग्रेव्स डिजीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज होती है ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज की वजह से और वही एंटीबॉडीज बन के जो है थायराइड की बीमारी भी पैदा करती है, हाइपरथायराइडिज्म। इसलिए कुछ बीमारियां हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा होती है, वो है हाइपरथायराइडिज्म और कुछ पेट की बीमारियां होती हैं। तो उनका तो संबंध एक दूसरे से है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म का आमतौर पे डायबिटीज से कोई खास आपस में ऐसा संबंध नहीं है। संबंध क्यों आता है और क्यों बहुत महत्वपूर्ण होती है? जैसे आपने पूछा कि दोनों बीमारियों में डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज खास तौर पे और हाइपोथायराइडिज्म में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये बढ़ने से क्या होता है कि हार्ट की बीमारी, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये सरल भाषा में बोलें तो खून की नली में जो रुकावट पैदा होती है, जो ब्लॉकेज पैदा होती है, वो होती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। तो दोनों ही बीमारियां ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करती हैं शरीर के अंदर, ऐसी परिस्थिति पैदा करती हैं कि वो ब्लॉकेज ज्यादा होती है, बड़ी जल्दी होती है। तो जब किसी व्यक्ति को दोनों बीमारियां हो तो उनको हार्ट डिजीज, खासतौर पे हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों बीमारियां अगर एक साथ हों तो ये काफी भयंकर होती हैं। तीसरा एक सिंड्रोम माना जाता है, सिंड्रोम जेड, जब डायबिटीज, मॉर्बिड ओबेसिटी, जब वजन बहुत ही ज्यादा होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डिस्लिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब एक साथ हो, ऐसे मरीजों के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है कि वो दिन में बैठे-बैठे ही सो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता, जहाँ बैठते हैं वहाँ आँख बंद होती है और नींद आ जाती है। तो ऐसे लोगों में बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है हार्ट के साथ-साथ। तो ये ज़रूर है, आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया कि ये बीमारियाँ कुछ लोगों में होती हैं, साथ में होती हैं और अगर ये बीमारियाँ एक साथ किसी भी मरीज़ के अंदर हों, तो उनके अंदर और कॉम्प्लिकेशन होने के, खास तौर पे हार्ट की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए दोनों बीमारियों का सही उपचार करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ को अपने आप कंट्रोल करना ज़रूरी है और अगर थायरॉइड की प्रॉब्लम है, बेशक वो हाइपोथायरायडिज़्म हो या हाइपरथायरायडिज़्म हो, उन दोनों को कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों बीमारियों से हार्ट पे दुष्प्रभाव पड़ता है। हाइपोथायरायडिज्म से भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट के मसल्स के अंदर कुछ डिपोजिशन होने लगता है, उनको नुकसान पहुँचता है। और दूसरी तरफ अगर हाइपरथायरायडिज्म हो, जब थायराइड ग्लैंड, ये वाली ग्लैंड ज़्यादा काम करे, तो भी हार्ट को नुकसान पहुँचता है क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो बड़ी जल्दी थक जाता है और हार्ट फेलियर तक हो सकता है। इसीलिए अगर दोनों ही परिस्थितियाँ हों, दोनों को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर राजेश, मेरा जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर
भी डायबिटिक पेशेंट को किसी तरह काफी तरह से अफेक्ट कर सकता है। आप इसमें डिटेल में बता सकते हैं कि किस हाँ तरह जरूर, की मैं इसके प्रॉब्लम बारे में बोलना चाहता था, समय के अभाव की वजह से मैंने खुद कम बोला। देखिए, डायबिटीज बीमारी भयंकर क्यों है? डायबिटीज किसी को अगर हो जाए, खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि उस आदमी की जो जिंदगी है, जो उसका लाइफ स्पैन है, वो एटलीस्ट 1 दशक 1 डेकेड कम हो जाता है। और डायबिटीज अगर किसी को हो जाए, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव या दुरअसर डायबिटीज नहीं होता, शुगर बढ़ना नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है दिल की बीमारी, हार्ट अटैक। 60% डायबिटीज के मरीजों की डेथ या मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक से होती है, वो डायबिटीज की वजह से नहीं होती। क्योंकि डायबिटीज एक हार्ट के लिए हाई रिस्क स्टेट है, अवस्था है। जिसको डायबिटीज होता है, उसकी खून की नलियों में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि वो खून की नलियों में ब्लॉकेज ज्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जो वैस्कुलर एज है, जो खून की नली की जो उम्र होती है, वो डायबिटीज के मरीज में 10 साल ज्यादा हो जाती है। अगर किसी की उम्र 30 साल है, तो उसकी जो खून की नली है, अगर उसको देखेंगे तो वो दूसरे ऐसे व्यक्ति की होगी जिसकी उम्र 40 साल या 45 साल होगी, जिसके अंदर काफी ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है। तो डायबिटीज का सबसे बड़ा नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ता है मरीज को हार्ट की बीमारी को लेके, हार्ट अटैक को लेके। क्योंकि डायबिटीज में शुगर के साथ साथ और कुछ बदलाव आते हैं। क्या होता है कि इंसुलिन ज्यादा बन रही है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो इंसुलिन पैंक्रियास पे कम काम कर और सेल्स पे कम काम कर पाती है। ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं मोबिलाइज करती, लेकिन बाकी सारे काम अपने सही से करती है। तो इंसुलिन का एक काम और होता है कि फैट को स्टोर करना। तो फैट ज्यादा स्टोर कर रही है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ज्यादा हो रही है, लेकिन वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ खास प्रकार के बदलाव आते हैं। वो बदलाव ये होते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में अक्सर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा रहती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहती है। एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये दो प्रकार के ऐसे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। मैं अगर आप समझते तो दो शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे आप जानते हैं, ये एक प्रकार की चर्बी होती है, फैट होती है। और खून, जैसे हम सब लोग जानते हैं, खून जो है ये पानी होता है। तो आप जानते हैं कि चर्बी, तेल पानी में कभी नहीं मिलता, लेकिन चर्बी को हमें सारे शरीर में फैलाना है। ये प्रकृति ने ऐसा एक उपाय निकाला है, क्योंकि एनर्जी जो है फैट के रूप में है, चर्बी के रूप में है। तो ये हमारे खून के पानी में कैसे मिले? तो इसके लिए इसको एक प्रोटीन के साथ अटैच कर देते हैं। प्रोटीन जो है खून या पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसीलिए एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। तो एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये चर्बी, फैट और प्रोटीन का एक प्रकार का मिश्रण होता है, जिसकी मदद से ये एनर्जी, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारे सारे शरीर में फैलता है और जो जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वहां तक जाता है, वो इसको ग्रहण करते हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटीज की बीमारी में, डायबिटीज के मरीजों के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो खून की नलियों में वो जमने लगता है, वो ब्लॉकेज पैदा करता है और एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से खून की नली जाम हो जाती है। अगर इतना बड़ा नॉर्मल खून की नली है, तो इतनी छोटी सी हो जाती है, और अगर उसके अंदर एक छोटा सा भी क्लॉट जम जाए, वो इसलिए जम सकता है कि खून की नली के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक प्रकार की सूजन हो जाती है। जैसे हाथ जल जाए, ऊपर लाल हो जाता है, दर्द होता है, ऐसी ही चोट खून की नली को अंदर से लगती है। तो अगर वहां पे क्लॉटिंग हो जाए, तो वो रास्ता बिल्कुल बंद कर देती है। अगर ऐसा हार्ट में या ब्रेन में हो, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। ज्यादातर डायबिटीज के मरीजों की मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से होती है। वो इसलिए होता है कि इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा डायबिटीज के मरीजों में बढ़ जाती है। तो ये गहन संबंध है डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों में और कोलेस्ट्रॉल में। डॉक्टर विक्रांत, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, और कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वेट लॉस सर्जरी के थ्रू करवाना, मगर वो डरते भी हैं या रिलक्टेंट होते हैं कि क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे। सो ऐसे में आप हमारी जनता को क्या बोलना चाहें? देखिए, ये तो अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ।
बेरेट्रिक सर्जरी इज अ टाइप ऑफ सर्जरी, इसके अंदर सर्जरी द्वारा जो है इंसान के वजन को कम किया जाता है। अब ये क्राइटेरिया ये होता है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इसमें बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स होता है कि किसी की भी हाइट के हिसाब से उसका वेट का होना। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 जो होता है नॉर्मल होता है, 18 टू 25, 25 से 30 जो होता है वो उसको हम बोलते हैं ओवरवेट, 30 से 35 ग्रेड 1 ओबेसिटी यानी ग्रेड 1 मोटापा, 35 टू 40 ग्रेड 2 मोटापा, 40 से ऊपर ग्रेड 3 मोटापा, 50 के ऊपर सुपर ओबीस एंड 60 के ऊपर सुपर सुपर ओबीस। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे डायबिटीज का जो प्रचलन है वो भी ज्यादा है। प्लस यहाँ पर जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जैसे आपने मुझसे बोला था बेली फैट, वो बहुत ज्यादा होता है हमारे लाइफस्टाइल फूड के हिसाब से, जैसे कि तला हुआ जो लोग ज्यादा खाते हैं, अब डीप फ्राइड फूड और ये सब चीज के लिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम अपनी एक्टिविटी कम कर रहे हैं, और क्या नाम है, ज्यादा सिटिंग जॉब जो है उनके अंदर ये ज्यादा देखा जाता है। तो इसी को ट्रीट करने के लिए वजन जो है वो मोटे तौर पे सिर्फ 3 चीज से कम होता है, दैट इज डाइट, एक्सरसाइज एंड सर्जरी। इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, सारी मेडिसिन का ज्यादातर साइड इफेक्ट्स है और यूएस एफडीए ने उसको बैन कर रखा है। अब जो लोग डाइटिंग और एक्सरसाइज के लिए सक्षम नहीं है, मानिए आप 50 की उम्र है और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है और वजन आपका 125 किलो है, तो उनको मैं बोलूँ आप 10 किलोमीटर रोज चलो, ऑलरेडी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोग, प्लस जो यंग लोग जो बहुत बारी डाइट और एक्सरसाइज अपना चुके हैं लेकिन वो अपना वेट लूज करने के अंदर सक्षम नहीं हुए हैं और बार बार वो डाइटिंग छोड़ते हैं, तो डेफिनेटली उनका वजन जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो डाइटरी फेलियर और एक्सरसाइज फेलियर उनको माना जाता है, उनके लिए बेरेट्रिक सर्जरी रोल में आती है। ये बेरेट्रिक सर्जरी क्या होती है? ये दूरबीन द्वारा की जाती है। इसके बहुत ही डिफरेंट तरह के प्रकार हैं जो ये होती है। ब्रॉडली इसको 2 तरह में डिवाइड करते हैं। एक जिसके अंदर पेट के साइज यानी अमाशय जो हमारे पेट की थैली होती है उसके साइज को कम कर दिया जाता है ताकि पेशेंट का फूड इंटेक ही कम हो जाए। जब फूड इंटेक कम होता है तो पेशेंट को भूख नहीं लगती है, क्योंकि जो हिस्सा निकाला जाता है उसके अंदर भूख लगने वाला हार्मोन भी निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से जो शरीर होता है वो बॉडी की चर्बी को यूज करता है एज अ फ्यूल, पेट्रोल डीजल की तरह, जिससे कि बॉडी का इंजन चलता है। और इसलिए फिर धीरे धीरे करके 6 महीने से लेकर 1 साल तक में शरीर का वजन कम होता जाता है। इस सर्जरी को बोलते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें पेट का साइज छोटा बना के एक केले के शेप का बना दिया जाता है। दूसरी प्रकार की सर्जरी होती है गैस्ट्रिक बाईपास, जो कि बहुत तरह के होते हैं। और गैस्ट्रिक बाईपास का मेन काम ये होता है कि बाईपास जो है उसे करने से आपकी पेट की थैली छोटी भी होगी और उसका रास्ता बदल दिया जाएगा। बाईपास, आप एक नॉर्मल रास्ते पे ना जाके अलग रास्ते पे जा रहे हैं और वो बाईपास का रास्ता सीधा खाने को छोटी आंत के अंदर जोड़ देता है, जिससे कि छोटी आंत का जो पहला हिस्सा जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं वो बाईपास हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाईपास। जैसे ही वो हिस्सा बाईपास होता है, शरीर में जीएलपी करके एक हार्मोन होता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है और वजन कम होने के पहले ही डायबिटीज ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि GLP-1 जो है उसका एंटी डायबिटिक एक्शन है बॉडी पे, और इसीलिए ये डायबिटीज को भी ठीक करता है और वजन भी ठीक करता है। तो दोनों तरह से पेशेंट के लिए विन विन सिचुएशन होती है। बट डेफिनेटली बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और पेशेंट की पहले जांच होती है। जैसे डॉक्टर केसरी ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर ये डायबिटीज ठीक करने में ये ऑपरेशन शायद सक्षम नहीं होता है। टाइप 2 में डेफिनेटली होता है, साथ में मोटापा है तो रिजल्ट्स एक्सीलेंट है। ऐसा नहीं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आपका वजन अगर 80 किलो 70 किलो है, BMI 25 है, तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे। बट डेफिनेटली अगर वजन ज्यादा है और टाइप 2 डायबिटीज है तो बाईपास और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के रिजल्ट अच्छे हैं। दूरबीन द्वारा किया जाता है, आज की एडवांस मेडिकल साइंसेज में डेफिनेटली बहुत सेफ है। कॉम्प्लिकेशंस देखा जाए तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो केस टू केस डिपेंड करता है, क्या हाई रिस्क केस है, कितना है, क्या है। पर यंग लोग BMI 40 तक और अच्छा अपना काम कर रहे हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं देखी जाती है। जिनका वजन 200-250 किलो है और BMI 80-90 है या 60 के ऊपर है, प्लस कोमॉर्बिड कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक पहले हुआ है, डेफिनेटली उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपकी फिटनेस के हिसाब से ही काम किया। जी डॉक्टर विक्रांत, समय का अभाव है और सवाल हमारे पास बहुत है और कुछ सवाल हमारे फेसबुक पे अभी या हमारे सोशल मीडिया पे अभी भी आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इस सेशन को यही हम वाइंड अप करें। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर विक्रांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस
शो पे जुड़ने के लिए। रूही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सारे दर्शकों को आई एम श्योर उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इस सेशन को आप इसके बाद भी देख सकते हैं। हम फेसबुक पे इस सेशन को ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, इसके बाद भी आप देख सकते हैं। और जो भी सवाल आपके मन में है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपको उन सवालों का जवाब कमेंट्स में देने की। और यूट्यूब पे भी आज शाम को आप इस सेशन को दोबारा से देख सकते हैं। सो अगली बार नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के साथ और न्यू एक्सपर्ट्स के और आपके सवालों का जवाब देंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।